बेटा आप हमें बताइए कि भाई सोशल मीडिया एक्टिविज्म जो है वो पब्लिक पॉलिसी में कैसे ट्रांसलेट हुआ, जो आपने रिसर्च की। और करेक्ट। कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस भी अगर इस पे आपकी हो रेलेवेंट, तो वो भी शेयर कीजिएगा। तो ओवर टू यू, आपके पास 30 मिनट है मैक्सिमम। और उसके बाद फिर बाकी डिस्कशन हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे, तो ठीक है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन जिन्होंने टाइम निकाला एंड दे आर हियर फॉर मी टू लिसन माय थीसिस। इट वाज एक्चुअली माय रिसर्च थीसिस ऑफ एमफिल। तो सर, मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूं जो हाँ प्रेजेंटेशन हाँ, नहीं कर दे कर दे, बिल्कुल डेफिनेटली। ऑफ दिस इज नॉट एक्चुअली द टाइटल ऑफ माय थीसिस। जो मेरी थीसिस का एग्जैक्ट टाइटल था, दैट वाज बेसिकली डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कॉलन सोशल मीडिया एंड पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान। जो मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, दैट वाज बेसिकली डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थीरीज कौन है, इसकी मैंने असर्शन किया है। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। और सेकेंडली, आई विल कीप माई प्रेजेंटेशन में इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं रखूंगा। आई विल कीप इट ब्रीफ और क्रिस्प। जो मेरी मेन जिस्ट है रिसर्च की, मैंने वही चीज़ नोट डाउन की है। बाकी कोई भी अगर है सवाल तो इंशाल्लाह ताला आई विल टेक इन क्वेश्चन एंड आंसर्स। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है, बेसिकली हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी, अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आई थी बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस इन डेमोक्रेसी इटसेल्फ। जो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस थी वेस्ट में, दैट वाज बेसिकली फाउंडेशनली रिड्यूस टू मेजोरिटेरियन रूल। ये सिर्फ वोटिंग तक रह गई थी, जिसकी वजह से लेट 20th सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी में, आफ्टर 1950s, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे बहुत काम हुआ, जिसपे स्पेसिफिकली जो जर्मन फिलोसफर है जर्गन हेबरमैस, उसका बहुत काम हुआ। और उसने कहा था ये उस चीज का एक एवोल्यूशनरी फेज है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। एंड इट इज मोर लाइक अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इतना ज्यादा वास्ट लेवल पे ये प्रैक्टिस नहीं होता इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, फॉर इंस्टेंस इन स्विट्जरलैंड, वहां पे कह सकते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होती है। लेकिन इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, वहां पे ये होल हार्टेड डेमोक्रेसी नहीं फॉलो होती, तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी तो दूर की बात है। सो जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी ये तीन चीजों पे इंफेसाइज करता है। नंबर वन, द रोल ऑफ डिस्कशन। नंबर टू इज द डिबेट। एंड नंबर थ्री इज द रीजन आर्ग्यूमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, चाहे वो पार्लियामेंट है या कोई भी उसका नाम है, उसमें आपने जो कंसेंसस, यूनानिमस कंसेंसस की बेस पे डिसीजन लेना है, और वो मेजॉरिटी जो है प्लस माइनॉरिटी दोनों को कबूल होना चाहिए। दो थीरीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका काम है जर्गन हैबरमैस और जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का ऑल्दो कि ज्यादातर काम जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस पे है, लेकिन इसका काम बड़ा इन्फ्लुएंशियल काम जो इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन ये दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, वो जॉन रॉल्स का है। जर्गन हैबरमैस इसका एक किस्म का फादर फिगर कंसिडर किया जाता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का। उसका था बेसिकली जो कॉन्सेप्ट, दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पब्लिक स्फीयर। कि एक पब्लिक स्फीयर होना चाहिए जहां पे लोग आके अपने आर्गुमेंट्स को रख सकें उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि लोगों के ऊपर असरअंदाज करेंगे। जैसे पार्लियामेंट हो गई, जैसे टाउन मीटिंग्स हॉल हो गए, उन जगह पे बेसिक उसका मकसद था कि लोग आके कम्युनिकेट करें और फिर एक रैशनल तरीके से वो एक लॉजिकल डिसीजन पे पहुंचे, जो कि माइनॉरिटी प्लस मेजोरिटी। मेजोरिटी जरूर पता है डेमोक्रेसी की रूट है कि जो आप डिसीजन 100 में से वो सिंपल मेजोरिटी 51 होगा, उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन आपने इक्वली माइनॉरिटी को लेके चलना होगा। इस वजह से ये तीन एलिमेंट से बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस होता है, दैट इज डिस्कशन, डिबेट एंड रीजन आर्गुमेंट। नंबर टू, जो जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट था, दैट उसके दो मेजर कॉन्सेप्ट थे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो हमें डिराइव होते हैं। नंबर वन was the original position and number two is the veil of ignorance। जॉन रॉल्स कहता था कि ऐसा कोई भी इशू जो अराइज होता है कि जो कि जनरल पब्लिक को लार्जली अफेक्ट करेगा, और वहां पे जब स्टेक होल्डर्स आके डिबेट या डिस्कशन करते हैं, तो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि एक बंदा है, उसको अपनी रेस, एथनिसिटी, क्रीड, कलर नहीं देना चाहिए। उसको ऐसे ही कंसिडर करना चाहिए जैसे कि वो एक टोटली न्यूट्रल है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है।
तब वो एक इम्पार्शियल तरीके से रह के उस चीज के ऊपर डिस्कशन या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकेगा, दैट वुड बी टोटली अनबायस्ड। और उसके ऊपर एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए, जैसे कि बाकी किसी के भी अगर कोई इंटरेस्ट हैं और उसके जो अपने अगर इंटरेस्ट उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उसको इग्नोर करना चाहिए। सो दैट वाज बेसिकली फॉर द कॉमन गुड। इस तरह से वो एक कंसेंसस पे रीच करेंगे। लेकिन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक लाइमलाइट में तब आई जब एक अमेरिकन फिलोसफर 1980s में जोसेफ बिसेट का काम था, उसकी एक बुक पब्लिश हुई थी, द माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एंड द अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट। जोसेफ बिसेट उस वक्त 1980s में काम कर रहा था, लेकिन 1950s 60s और 70s में कुछ अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट थे हु वर वर्किंग ऑन द फैक्ट के जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है उसके ऊपर जो है लॉबी जो लॉबीज हैं और जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो हाईजैक हो चुके हैं। तो जो अमेरिकन लेजिस्लेचर की जो फाउंडेशन है कि वो दे मेक पॉलिसीज एंड दे डिस्कस मैटर्स जो कि जेन्युइनली लोगों को अफेक्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली अ मिथ। कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स की जो लॉबिंग होगी वो इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब है कि उसी के ऊपर अमेरिकन लेजिस्लेचर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट उन पॉइंट्स को कंसीडर करेगी और उनके नुकात जो है आगे फॉरवर्ड करेगी। तो जो जोसेफ बिसेट ने ना पहले रिसर्च पेपर लिखा जो ऊपर मैंने मेंशन किया, और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मेजॉरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट, यहां से उसने अपने उनके आर्गुमेंट्स को काउंटर किया। लेकिन ये एक रिसर्च में बड़ा कंसाइज था, तो उसने टाइम लेके एक बुक पब्लिश की जो नीचे है, द माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन। उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि ऑल्दो कि अमेरिकन लेजिस्लेचर पे प्रेशर ग्रुप्स का, इंटरेस्ट ग्रुप्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उसने इस चीज को आउटराइटली डिनाई नहीं किया, लेकिन ही वेरी एफिशिएंटली एंड एम्पिरिकली प्रोवाइडेड द एविडेंस कि अभी भी जो अमेरिकन लेजिस्लेचर की जो फाउंडेशनल जो फाउंडेशन है ना, दैट स्टैंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को, कंसर्न्स को अमेरिकन लेजिस्लेचर अवॉइड नहीं करती, उसकी उसने काफी एम्पिरिकल एग्जांपल्स दी। ऑल्दो ही डिडंट आउटराइटली रिजेक्टेड के मतलब किसी और लॉबिंग का इन्फ्लुएंस नहीं है। कमिंग ओवर टू माई रिसर्च मेथोडोलॉजी कि जो मैंने इस पे एम्प्लॉयज की, नंबर वन, आई टुक 2 केस स्टडीज इन दिस रिसर्च स्टडी। एक है ऑनर किलिंग से रिलेटेड एंड द अदर वन इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज फॉलोड बाय द अनफॉर्चुनेट मर्डर। 2 केस स्टडी से मैंने जो है वो इसमें पिक किए हैं कि सोशल मीडिया जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकिंग को, कैसे सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन होके वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और फिर मैस प्रोटेस्ट होते हैं जिसका गवर्नमेंट जो है फिर कंसिडर करती है, नंबर वन, टू टेक सम एक्शन एंड आफ्टरवर्ड्स टू मेक सम स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन कि अगर उस पर हिस्ट्री में अगर इतना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। सेकेंड इज द आई अप्लाइड मिक्स मेथड अप्रोच इन डाटा कलेक्शन। मैंने दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा लिए हैं। मेरा इस पे काम जो था इस सोशल मीडिया में, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे काम किया है, दैट इज ट्विटर। मैंने ट्वीट्स पे काम किया है, क्योंकि अगर मैं और फेसबुक को भी कंसिडर करता तो मेरे पास डाटा कंपाइल करना प्लस उसको एनालाइज करना, वो मेरा थीसिस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना था। तो क्वांटिटेटिव डाटा से मैंने ट्वीट्स इकट्ठी किए हैं और क्वालिटेटिव से मैंने जो पास्ट रिसर्च पेपर से रेलिवेंट उनका मैंने एनालिसिस किया। अच्छा, इसमें मेरे पास एक लिमिटेशंस किया, मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिमिटेशन ये थी कि पहले बंदा जब इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर को जब टेक ओवर नहीं किया था, उससे पहले अगर कोई बंदा ट्विटर पे रिसर्च करना चाहता था ना, ट्विटर का एक सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं एपीआई V2, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंसेस। तो अब फॉर इंस्टेंस मुझे कंदील ब्लोच से रिलेटेड ट्वीट्स चाहिए थी, तो मैं हैशटैग कंदील ब्लोच करता। तो वो पहले ये होता था इलॉन मस्क आने से पहले कि आप ट्विटर एपीआई के थ्रू आप वो हैशटैग मेंशन करते थे, और जब से फर्स्ट ट्वीट हुई है मार्च 2006 से जब ट्विटर बना था, तो आपको उससे रिलेटेड जो हैशटैग है ना वो सारे आपके पास कंपाइल हो जाते थे, आपके पास उसकी जिस्ट आ जाती थी कि फॉर इंस्टेंस कि इस हैशटैग पे नंबर ऑफ ट्वीट्स कितने हैं, इस हैशटैग पे कितने ज्यादा जो है वो रीट्वीट हुए हैं, इस पे कितने ज्यादा लाइक्स हैं, इसकी आउटरीच कितनी है। ये सारा आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता था, तो उसके ऊपर एनालिसिस बिल्ड करना फिर एक रिसर्चर का काम होता था, उसको उस डाटा को सिर्फ एनालाइज करता था और उसको लिख देता। एंड एंड दिस थिंग वाज टोटली फ्री, इसकी कोई कॉस्ट नहीं थी।
तो जब इलॉन मस्क ने लिया, जब मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया था, उसके कुछ महीने बाद ही इलॉन मस्क ने ये पॉलिसी अप्लाई कर दी कि उसने ये सब चीज खत्म कर दी। उसने नंबर वन इस चीज को फ्री नहीं रखा, और नंबर टू उसने जो स्क्रैपिंग थी, जो स्क्रॉलिंग थी हैश टैग की, वो एक लिमिटेड कर दी। फॉर इंस्टेंस 10 to 12 ट्वीट्स, 20 ट्वीट्स मैक्सिमम। और अगर आप एक लिमिटेशन से एक्सीड करेंगे उस स्पेसिफिक हैशटैग से ऊपर, तो वो आपको सू करने की तरफ चला जाएगा। ट्विटर, आप ट्विटर पे बैन भी हो सकते हैं। ट्विटर, आई मीन करंटली जहरी बात, इसका प्लेटफॉर्म एक्स नाम आ चुका है। सो दैट्स वाई इसका फिर मैंने डिफरेंट आई अप्रोच डिफरेंट थिंक टैंक्स इवन इंटरनेशनली, जो कि सिर्फ डिजिटल डेमोक्रेसी पे काम करते थे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, कि व्हाट इज द अल्टरनेट, कि मैं इस ट्विटर पे काम करना चाहता हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड टू लर्न कि इतने बड़े थिंक टैंक्स, आई वन अप्रोच वन ऑफ द ब्रिलियंट थिंक टैंक्स, उनकी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है। मुझे इसी तरह पता चला था उनके बड़े अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में उनकी पब्लिकेशंस थी। जब मैंने उनका देखा तो वो उस रिसर्च, दे सेड कि वी आर कन्फ्रंटिंग द सेम सिचुएशन, और हमारी भी मतलब कि अभी नहीं पता, हम अभी अल्टरनेट मतलब फेसबुक पे काम कर रहे हैं, टिकटॉक स्टार्ट हो गया था, टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, ट्विटर जो है हमें एक स्पेसिफिकली अलाउ नहीं करता, और अगर हम वहां से ट्विटर से लेते हैं, दे डिमांड अ लार्ज सम ऑफ मनी। देन आई अप्रोच्ड अनदर साइट, जो मैंने रिसर्च पेपर देखा जहां से जो रिसर्चर्स थे काफी उस वेबसाइट को कोड करते थे, वहां से डाटा उनका सामने आता था, दैट इज की होल साइट। ये भी एक यूके बेस्ड पर इंटरनेशनल है और बड़ी ऑथेंटिक है। मैंने इनसे अप्रोच किया कि मुझे आप फॉर इंस्टेंस हैशटैग रेस्ट इन पीस कंदील बलोच का और हैशटैग रेस्ट इन पीस जैरब अंसारी के ट्वीट्स दे दें। उन्होंने मुझे डिमांड की कि इनके टाइम पीरियड आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम पीरियड चाहिए, जब से उनकी मतलब ये ट्रेजिडी हुई फॉलोड बाय, मतलब इम्पैक्ट उसका मैक्सिमम है जो है वो हफ्ते तक ही रहता है जो ट्वीट्स आप करते हैं। लेकिन मैंने फिर भी 2 हफ्ते का डिमांड किया, एंड यू विल बी शॉक्ड टू लर्न कि दे डिमांडेड फ्रॉम मी PKR 28 लाख। और मैंने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस किया नारियों को, मैंने कहा कि इतने तो अगर मैं अपने घर वालों को कहूँ कि वो डिमांड करें, कहेंगे तुम हमारा बेटा रख लो, हमें कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। देर अल्टरनेटिव, फिर इसका हमने एक अल्टरनेट निकाला। हमने देखा कि सोशल मीडिया की बेसिकली हमने देखनी है इस केस स्टडी से कि इसकी वायरलिटी कितनी हुई, कि हमने मोबिलाइजेशन देखनी है, और मोबिलाइजेशन का फिर प्रोटेस्ट की फॉर्म में देखना है, कि वो फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ। फिर गवर्नमेंट का इनटेक है कि गवर्नमेंट ने कितनी देर में एक्शन लिया उस कल्प्रिट के अगेंस्ट, प्लस फॉलो अप में, क्योंकि लेजिस्लेशन को लेकर टाइम लगता है 1-2 महीने। फिर इवेंचुअली लेजिस्लेशन हुई, इसके ऊपर नहीं हुई, देन वी कैन इस कह सकते हैं कि मतलब कि हमारा जो थीसिस है ये जस्टिफाई होगा। देन आई शॉर्ट लिस्टेड सर्टन पीपल फ्रॉम डिफरेंट फ्रेटर्निटीज। नंबर वन, पॉलिटिशियंस, जिसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस थे वो, जो अपोजिशन में थे वो। नंबर टू, मैंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शॉट डाउन किए। नंबर थ्री, मैंने सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई इशू थे उनको, जो ट्वीट करते थे पाकिस्तान में, उनको किया। और फोर्थ, जो थे इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट। और इन सब का जो मैं आगे एक्सप्लेन भी मतलब मैं आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सैम्पलिंग टेक्निक है ये मैंने पर्पसिव सैम्पलिंग की थी। मैंने उन लोगों को शॉट डाउन किया था, नंबर वन, जिनकी ट्विटर पे काफी एक्सटेंडेड फॉलोइंग थी, और प्लस जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे इन दोनों केस स्टडी से रिलेटेड, उनकी वायरलिटी कितनी थी। उनकी बेस पे मैंने इन 4 कैटेगरीज पे जो बयान किए हैं, इनकी ट्वीट्स गैदर की, और मैंने डाटा एनालाइज किया थ्रू वायॉन टूल्स। और वायॉन टूल से मतलब मुझे स्पेसिफिकली पता चला, और जो मैं लिटरेचर और विजिबली ट्वीट से भी पता चल जाता है आपको, कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये जो मैंने बयान किए थे इन 4 फ्रेटर्निटीज की, और इनकी जो इवेंचुअली इन पे कमेंट्स भी जो आएगी, जो रीट्वीट भी आए, 99% ऑफ पीपल दे वर ऑफ द व्यू दैट देयर इज अ नीड फॉर stringent legislation both on honor killings and for the protection of child, स्पेसिफिकली जो चाइल्ड सेक्शन अब्यूज फॉलोड बाय मर्डर हो जाता है, उनके अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग की डिमांड भी आई। लास्टली मेरे दिए 2 हैशटैग थे जो मैंने यूज किया। नंबर वन, रेस्ट इन पीस कंदील बलोच, एंड नंबर टू इज जस्टिस फॉर जैनब। अच्छा, जो मेरी चैप्टराइजेशन थी, ऑफ कोर्स मैंने आपको मेन जिस्ट ही बतानी है कंदील बलोच, लेकिन आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा चैप्टराइजेशन तो वो मैं बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड वाज वन ऑन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी था। तीसरे चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया की, हाउ सोशल मीडिया इवॉल्व, इसने ट्रेडिशनल मीडिया को कैसे
उसकी आउटरीच को कम किया, ये लोगों का ट्रस्ट ट्रेडिशनल मीडिया से उठ के लोगों का यूजेज सोशल मीडिया की तरफ कैसे आया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर सोशल मीडिया का जो ग्लोबल इवेंट्स में रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने खास तौर पे हाईलाइट किए जो जो कि ग्लोबल इवेंट्स जो कि सोशल मीडिया से इम्पैक्ट हुए थे। नंबर वन वाज द अरब स्प्रिंग, नंबर टू वाज द ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। अरब स्प्रिंग का आपको पता ही होगा, जो मिडल ईस्ट में था, जो सोशल मीडिया की जिस रूट कॉज बनी, वहां पे लोगों ने मोबिलाइजेशन की और उन्होंने जो रिलीजियस मोनार्कीज थी और जो डिक्टेटरशिप्स थी उनको ओवरथ्रो किया। नंबर टू वाज द ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। ये आपको पता है बहुत मैसिव एक अमेरिका में मूवमेंट थी जहां पे देयर वाज अ फाइट 1% वर्सेस 99%, कि 1% जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अमेरिका का, दैट कंट्रोल्स 99% जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, और वो हाईजैक कर लिया उन्होंने, मतलब सारे मनी को। लेकिन अब हमें पता है जो मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया है वो ऑक्यूपाई करता है, जाहिर सी बात है उस पर इंफ्लुएंस होता है कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो उनको कोई लाइमलाइट नहीं मिली प्रोटेस्ट पे। तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया अपने मोबिलाइजेशन के लिए, प्रोटेस्ट को लाइमलाइट में लाने के लिए। और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इवेंचुअली, पहले एक हफ्ते तक तो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में जब ये प्रोटेस्ट आ रहा था, देयर वाज नो सिंगल जो कि एक डोमिनेंट मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया यूएस का, किसी ने कोई लाइमलाइट नहीं दिया। तो मैंने ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट को भी कवर किया है। फिर मी टू मूवमेंट में आपको पता है कि मी टू मूवमेंट में सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंशियल रोल था, कि वो लोग, सोशल मीडिया प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू दोज पीपल हु वर विक्टिम्स ऑफ हरासमेंट या सेक्सुअल अब्यूज। एंड लास्टली आई कवर्ड द ब्लैक लाइव्स मैटर एज वेल, जो अपनी केस स्टडी में मैंने बयान किया था कि जिसमें सोशल मीडिया का काफी इन्फ्लुएंस है। उसमें उसमें डिफरेंट, उसमें आप सोशल मीडिया जो ऑनलाइन पिटिशनिंग करता था, आपको पता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर में जो वो विक्टिम था जॉर्ज फ्लॉयड, यू वुड शॉक टू लर्न कि हिस्ट्री में जब से सोशल मीडिया की इमरजेंस हुई है, ऑनलाइन पिटिशनिंग जो हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड के केस में, कि जॉर्ज फ्लॉयड को जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, पुलिस, वो जो कल्प्रिट्स थे पुलिस पर्सनल, उनके अगेंस्ट एक्शन ले। जो ऑनलाइन लोगों ने जो पिटीशन थी उसके ऊपर जिन लोगों के साइन थे, दैट वर 20 मिलियन। एंड आफ्टर दैट उन लोगों, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उनको एप्रीहेंड किया और देन उनको सजाएं सुनाई गई। सो और तीसरे चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया जो नेक्सस है सोशल मीडिया का, पॉलिसी मेकिंग का और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का, कि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये तीनों चीजें इंटरकनेक्ट होके दे लीड टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ बाय द पब्लिक। इसमें गवर्नमेंट भी फायदा उठाती है। गवर्नमेंट ये होता है कि अपने जो ओपिनियन होता है वो प्रोलिफरेट कर देता है, लोगों तक मैसेज पहुंचा देता है। और इसमें मैंने कुछ, अब ये नहीं है कि इसमें सब प्लस बातें भी थी, मैंने जो चैलेंजेस हैं इस चीज के वो भी बयान किए थे कि सोशल मीडिया के क्या चैलेंजेस हैं, लाइक एको चैम्बर्स, लाइक फिल्टर बबल्स, लाइक एल्गोरिथमिक रेपिटेशंस, लाइक द डिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, इनके क्या चैलेंजेस हैं सोशल, मैंने वो भी बयान किए हैं। जो लास्ट चैप्टर था जो मेरा जिस था, उसमें मैंने ये केस डिस्कवर किए कंदील बलोच की और जैनब अंसारी की। कमिंग ओवर टू माय फर्स्ट केस स्टडी ऑफ कंदील बलोच। कंदील बलोच, आपको पता है कि शी वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया सेंसेशनल स्टार, कि जिसने अपनी प्रोमिनेंस गेन के नॉट थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू ड्रामास, बट थ्रू सोशल मीडिया। उसकी जो एंट्री हुई थी इन द मीडिया, दैट वाज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्रामा या पाकिस्तान आइडल में, लेकिन उसको इतनी ज्यादा वहां पे प्रोमिनेंस नहीं मिली। देन एज एन अल्टरनेट वो सोशल मीडिया पे आए और उसने ऐसी कुछ स्टंट्स किए जिसकी वजह से उसको पब्लिसिटी या वायरलिटी हमें, और उसको उसके इस स्टंट की वजह से हमें पता है कि उसको पाकिस्तान में ड्रामा क्वीन का टाइटल भी दिया गया। और समटाइम्स आई आल्सो हैव सम काइंड ऑफ रिजर्वेशंस विद द ट्रेडिशनल मीडिया, कि पहले ट्रेडिशनल मीडिया ने उसको कभी कवर नहीं किया था, लेकिन जब उसने, जैसा भी उसकी नेचर थी, उसने जो भी कुछ शो किया सोशल मीडिया पे, उसके बाद ट्रेडिशनल मीडिया ने भी उसको इम्पोर्टेंस दी, उसको कवर किया। उसको फिर ट्रेडिशनल मीडिया ने उसको इनवाइट किया और फिर उसके डिफरेंट डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराए विद डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स की, कैसे जो है औरत का पर्दा, या यू आर जस्ट अ डिस्ग्रेस इन द पाकिस्तानी सोसाइटी। तो उन्होंने उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जस्ट फॉर देयर ऑन अपनी वायरलिटी के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली जो भी कुछ हुआ उसमें एट द एंड ये ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनर
his brother Wasim Azim, he killed her. और वो उसको अपने ही घर में, और वो बंदी थी कि जो कि बाहर रहती थी, और शी वेंट टू हर प्लेस, कि जहाँ अपने घर में, ताकि वो एक रिफ्यूज ले सके, मतलब एंड शी डिडंट नो कि मतलब जहाँ पे रिफ्यूज लेने जा रही हूँ, या जिन फैमिली को मैं सपोर्ट करती हूँ, हर ब्रदर वर ये दे वर क्वाइट अनएजुकेटेड, और उनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं, दे वर अनएम्प्लॉयड एज वेल, दे शी यूज्ड टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली, एंड शी डिडंट नो कि मतलब वो एक मौत के कुएं में खुद ही जा रही है, जहाँ पे वो रिफ्यूज लेने चाह रही है, कि उसको हॉन्ट करता है ट्रेडिशनल मीडिया, ये सब बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये जो वो मुफ्ती कवि था, वो उसे ब्लैकमेल अगर कर रहा है इन सेंस, तो शी थॉट कि मतलब मेरा घर ही इज द राइट प्लेस फॉर मी टू हाइड, बट अनफॉर्चुनेटली उसको उसके भाई ने वहां पे कत्ल कर दिया, एंड दैट वाज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर किलिंग। मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑनर किलिंग से ये है कि दिस टर्म इज टोटली रॉन्ग, बेसिकली देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, ऐसा दिस इज जस्ट another murder. That's it. But anyhow, coming over to some of the interesting facts that I quoted in this research as well, still Pakistan, ranks as far as gender gap is तो concerned. फिजान 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 Sir, बेटा, sir, sir. आपका वक्त अब हुआ जा रहा है। आप ऐसा करें कि क्विकली अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर में बाकी डिबेट आ जाएगी, ठीक है? All right, sir. मैं इसमें अभी आपकी फाइंडिंग्स क्या थी उसको जरा आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। सर मैं बस 5 से 7 मिनट में आई हाँ, थिंक ठीक खत्म ठीक हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन हुई, उसकी बेसिस पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, वो उसकी बेसिस पे नंबर वन, गवर्नमेंट ने जो कल्प्रेट था वसीम अजीम, उसको पकड़ा, एंड टू द शॉक ऑफ अस, उसको कोई रिग्रेट या रिमोर्स नहीं था। इसके ऊपर लोगों ने ट्वीट्स की कि नाउ देयर इज अ डायर नीड के मतलब ऑनर किलिंग पे स्टूडेंट पॉलिसी किया जाए, क्योंकि उससे पहले भी एक 2 महीने पहले एक केस स्टडी हुई थी जीनत बीबी की, दैट वाज टू 18 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसने अपनी पसंद की शादी की थी, एंड अनफॉर्चुनेटली हर ओन मदर बर्न हर अलाइव। तो गवर्नमेंट ने के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते, उस वक्त गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी सेक्शन 305 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में। उस सेक्शन 305 में ये था कि पहले तो आपको पता है कि किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस की बेस पे ना, किसास वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस का ये था कि वो ऑनर किलिंग के केस को होमिसाइड कर देते थे। होमिसाइड नहीं करते थे, वो एक सिर्फ इसको फैमिली मैटर डिक्लेयर कर देते थे। और वो क्या और किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर जो विक्टिम के जो वारिस हैं, अगर वो जो कल्प्रिट है उसको माफ कर देती है, तो स्टेट का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस ऑनर किलिंग में ये होते हैं कि अगर एक बहन अगर गलती करती है तो अमूमन उसका भाई उसको मार देता है, और जब कोर्ट में ये केस होता है तो माँ बाप जो होते हैं वो भाई को माफ कर देते हैं, इसमें फिर कोर्ट बैक आउट कर जाती थी। लेकिन जीनत बीबी के केस में, जो कि कंदील बलोच से 2-3 महीने पहले केस हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने सेक्शन 305 पाकिस्तान पिनल कोड में इनकॉर्पोरेट किया। तो उसमें कहा था कि फॉर इंस्टेंस इफ कि अगर ऐसा केस होगा जहां पे विलफुल मर्डर होगा, लाइक ऑनर किलिंग, और अगर उसमें फैमिली जो लीगल हेयर है विक्टिम की, अगर वो पार्टी नहीं बनेगी, देन द स्टेट इटसेल्फ विल बिकम अ पार्टी टू इट, और स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी। तो कंदील बलोच का पहला केस था जहां पे स्टेट इटसेल्फ बिकेम द प्रोसिक्यूटर, और कंदील बलोच के भाई वसीम अजीम जिसने मर्डर किया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने केस परसू किया। और डाउन द लाइन 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन एक पास की, दैट वाज आई गेस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2016, यस। इसमें गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऑनर किलिंग के अगेंस्ट जो थी पनिशमेंट दे दी कि आइदर जो कल्प्रिट होगा, या तो उसको सजाए मौत मिलेगी या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। और अगर सो टू स्पीक अगर उसकी फैमिली जो है वो कल्प्रिट को माफ कर देती है, तो उसके अगेंस्ट केस खत्म नहीं होगा, देन द कल्प्रिट माइट फेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस वाज अ बाइंडिंग कि अगर माँ भी माफ भी कर देते भाई को, तब भी उस बंदे को जेल में सारी जिंदगी गुजारनी है। दिस वाज द मेन जिस्ट ऑफ द जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2016 आफ्टर
दिस इस कंदील बलोच के केस के अगेंस्ट पास की गई थी। तो गवर्नमेंट ने टेक्निकली वो लीगल लूप होल जो कि काफी अरसे से दैट वाज अवेलेबल उसको फिल कर दिया। नेक्स्ट केस स्टडी ऑफ जैनब अंसारी। जैनब अंसारी का भी जो इंसिडेंट था दैट टुक प्लेस इन 2018 जनवरी में, और शी वाज एबडक्टेड बाय द कल्प्रिट, जो परपिट्रेटर था इमरान अली। एंड और इमरान अली, अल्लाह माफ करे, ऐसा कल्प्रिट था कि who was pedophile and he did the same thing in Kasur city 12 times in 1 month और in 1 year। I'm sorry, मैं थोड़ा सा fact कि एक साल में या एक उस महीने में उसने 12 लोगों के साथ ये किया था। एंड हर पेरेंट्स वर, वो उम्रा करने गए हुए थे और वो शाम को दर्स गई हुई थी और वहां से उसकी एबडक्शन हुई। और फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड देन शी वाज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन हुई। देयर वर ऑलमोस्ट 300 टू 300 तकरीबन 3.5 से 4 लाख ट्वीट्स और रीट्वीट्स थे जो कि हैशटैग रेस्ट इन पीस ज़ैनब अंसारी का थे विद इन 1 मंथ। इसने गवर्नमेंट को काफी प्रेशराइज किया, ऑनलाइन मोबिलाइजेशन हुई। ऑनलाइन मोबिलाइजेशन के तहत कसूर में फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, प्रोटेस्ट हुए, पंजाब गवर्नमेंट ने शेलिंग की। उसके बाद जाके कल्प्रिट को पकड़ा गया और वो भी सीसीटीवी फुटेज अगर ना मिलती तो वो कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाना था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टूडेंट लेजिस्लेशन की और जो शीरी मजारी थी, शी इवेंचुअली पास्ड द एक्ट दैट वाज ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस रिकवरी एक्ट इन 2020। और उसके सेक्शन 3 में उन्होंने एक एजेंसी भी बनाई, ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस रिकवरी एजेंसी, जो कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी। और उन्होंने एक ऐप भी बनाई कि जहां पे फॉर इंस्टेंस अगर फ्यूचर में कोई चाइल्ड, उसकी एज भी उन्होंने सेट कर दी कि एनी चाइल्ड जो कि 18 साल से नीचे होगा वो चाइल्ड होगा। अगर वो लापता होगा, किडनैप होगा, तो विद इन नो टाइम दे कैन अपलोड अ पिक्चर ऑफ दैट चाइल्ड और उसके साथ उसके स्टैट्स लिख जाएंगे, फॉर इंस्टेंस वो इस एरिया से है, उसकी ये एज है, ये नाम है। और चाइल्ड जब किडनैप होगा तो विद इन नो टाइम पेरेंट्स आर ओब्लाइज्ड टू रिपोर्ट एफआईआर, और पुलिस के ऊपर ये कंपल्शन होगी। दैट वाज इंक्लूडेड इन दिस एक्ट कि पुलिस के ऊपर कंपल्शन होगी कि वो एफआईआर दर्ज करेगी, और अगर एफआईआर वो दर्ज नहीं करेगी, जो ऑफिसर होगा, जो एसएचओ होगा, तो उसके ऊपर 2 साल की कैद वाजिब हो जाएगी। वो आप बताएंगे। तो दिस वाज आई मीन, ऑल्दो के अल्लाह माफ करे कि उसके बाद इतना इमरान जो अली था, जो कल्प्रिट था, उसकी पब्लिक हैंगिंग, उसकी हैंगिंग भी हुई। लेकिन ऐसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज फॉलोड बाय मर्डर, ऐसे केसेस कम नहीं हुए। एक एनजीओ है इस्लामाबाद बेस्ड साहिल, उसकी रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट देयर आर 10 किड्स पूरे पाकिस्तान में हु आर सेक्सुअली असॉल्टेड। और ये वो केसेस हैं कि जो कि मीडिया को रिपोर्ट होते हैं, और जो मीडिया को रिपोर्ट नहीं होते वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद इस जो एक्ट में, आई एम जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ, मैं लास्ट आपके साथ कंक्लूजन शेयर कर रहा हूँ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अमेंडमेंट की, उन्होंने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें जो आर्टिकल्स, जो सेक्शंस जो कि स्पेसिफिकली रेप से रिलेटेड थे और गैंग रेप से रिलेटेड थे, उनको अमेंड किया और कुछ सेक्शंस ऐड भी किए। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 375, और उसमें सेक्शन 375A ऐड किया जो कि गैंग रेप से डील करता है, और कोई भी कल्प्रेट अगर इस चीज में इन्वॉल्व होता है तो उसकी पनिशमेंट जो है दैट वुड बी आइदर डेथ और दैट वुड बी आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और एक और सेक्शन 376 को भी अमेंड किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने रेप की केस में उन्होंने कहा कि इसमें भी जो है या डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। इस सेक्शन से पहले जो 376 में था उसमें यह था कि या कि डेथ होगी या इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 years और ए मैक्सिमम ऑफ 25 years। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम था ये उन्होंने टर्म खत्म की, और उन्होंने जो लेजिस्लेशन ये की कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ेगी या डेथ पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। सो माय कंक्लूजन वाज दिस के इस चीज को मैं जनरलाइज नहीं किया कि सोशल मीडिया पे जो एक्टिविज्म या मोबिलाइजेशन होगी उससे गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी या लेजिस्लेशन पास होगी। लेकिन इन सम हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि कंदील बलोच का है या ज़ैनब अंसारी का है, इस केस में इट केम आउट टू बी इफेक्टिवली
पॉजिटिव थिंग कि सोशल मीडिया से जो मोबिलाइजेशन या एक्टिविज्म स्प्राउट हुई, उसकी हमें मैनिफेस्टेशन फिजिकल प्रोटेस्ट में मिली, उसकी हमें मैनिफेस्टेशन इन फॉर्म ऑफ प्रेशर टू द गवर्नमेंट हुई, कल्प्रिट्स को पकड़ा गया, सौरो टॉक्स हुई पार्लियामेंट में, और फिर इवेंचुअली लॉ बने. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. चले फैजान, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ज़रा चलते हैं सवालात की तरफ। किसी का सवाल अगर हो, इसको ज़रा आप बंद करें ताकि थोड़ा सा वो ये प्रेजेंटेशन राइट को सर. ज़रा ऑफ कर दें। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बन जाएगा। अच्छा, ये आपने बता ही दिया। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ओवरऑल जनरलाइजेशन आप कह रहे हो कि नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया एक्टिविज्म एसेंशियली ट्रांसलेट रिस्पांस में स्टेट के इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन इन दो केसेस में हुआ। अच्छा, एक और आपने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि इसके बावजूद कि लॉ मेकिंग तो हुई, जो आपने एक साहिल के हवाले से बात की, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं कि ये अब्यूज के जो जो रेशो है उसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया। नो सर. ये दिस इज व्हाट यू 2017 में जो साहिल ने रिपोर्ट किया था कि ऑलमोस्ट जब ये मेडिका और कर क्योंकि इसका 2018 में जहरा अंसारी की केस स्टडी है, तो 2017 में ऑलमोस्ट देयर वर 10 केसेस पर डे. हाँ। और 2023 में भी आप देखें कि इनकी एक रिपोर्ट है 6 मंथ्स क्रूअल रिपोर्ट. हम्म। उसमें पहले 6 महीने में उन्होंने जो किया है कि ऑलमोस्ट देयर आर 12 केसेस पर डे. हम्म। वो केसेस है कि जो के रिपोर्ट होते हैं, और अनरिपोर्ट तो नहीं, जो नहीं होते हमें नहीं पता कितने ज्यादा होंगे. ठीक। तो वो ये ट्रेंड कम नहीं हुआ. ठीक। तो इससे फैजान जो एक क्वेश्चन जो ब्रॉडर अराइज होता है ना, वो ये होता है कि पब्लिक जो जो है आर्टिकुलेशन है उसमें अगर वो ट्रांसलेट हो भी गई पॉलिसी मेकिंग में, देन व्हाट? मतलब अगर आपकी सिचुएशन उससे इंप्रूव नहीं हो रही लॉ मेकिंग से, तो फिर इसका मतलब है प्रॉब्लम तो कहीं और पे जगह पे है ना। इससे प्रॉब्लम तो आपका हल नहीं हुआ। तो वो प्रॉब्लम फिर कहाँ पे है? अगरचे इसका उससे ताल्लुक नहीं है जो आपकी अपनी जो रिसर्च है, लेकिन क्या आपका सेंस क्या बनता है कि फिर इसमें क्या करें? फिर जो ब्रॉडर आप जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी या Yes, sir. सिस्टम का जो फ्रेमवर्क में इसको कैसे देखते हैं कि फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? सर पहले तो ये है कि पहले स्टेट, इसमें नो डाउट अवेयरनेस का इशू भी है, इसमें एजुकेशन का पर्सपेक्टिव भी है, इसमें हमारे जो कल्चरल जो हमारी सेटबैक्स है वो भी हैं. लेकिन सबसे पहले तो इस केस में देखें सर, हमारी स्टेट इस चीज में इन दोनों मैटर्स में बहुत पीछे थी. फॉर इंस्टेंस, पहली मर्तबा जब स्टेट ने फॉर इंस्टेंस ऑनर किलिंग को लीगली इलीगल डिक्लेयर किया, दैट वाज इन 2004, जहां पे गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2004 पास किया. उसमें उसमें ऑनर किलिंग को उन्होंने इलीगल कंसिडर किया, विदाउट मेंशनिंग कि अगर फॉर इंस्टेंस ये क्राइम होता भी है तो इसकी सजा क्या होगी. देयर वाज नो. और इस चीज को इवॉल्व होते 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 आप देखिए 12 साल लगे कि 2016 में जाके देन दे सेड कि इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. फिर उन्होंने वो चीज दी, किसास एंड दियत से वो चीज एलिमिनेट की. ठीक। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इट टेक्स टाइम. लेकिन एट द एंड आपको पता चले कि स्टेट ने स्टार्ट ही बड़ा स्लो किया था, बिकॉज स्टेट इटसेल्फ वाज क्वाइट वरीड कि ये डोमेस्टिक मैटर है. ये स्टेट इटसेल्फ वाज कंसर्न कि पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो लोग हाथ नहीं रखते थे. लेकिन स्टेट ने 2004 में रखा. और देखें, ऑल्दो कि ये प्रोग्रेस स्लो है, बट और ये जाके 2016 में फर्स्ट टाइम जाके ऑनर किलिंग जो है वो उसको इनकलकेट किया गया. लेकिन प्रैक्टिस में हमें पता है कि ऑनर किलिंग की प्रैक्टिस में स्टिल वी हैव वेरी नैरो माइंडसेट. इसी तरह चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में भी है कि हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली पीडोफाइल्स एग्जिस्ट करते हैं. कुछ केसेस में हमें स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट देनी पड़ेगी, कुछ केसेस में हमें स्टेट को अपने लेवल पे कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, किड्स को एजुकेट करना पड़ेगा. जैसे मैं इसको डिग आउट कर रहा था फॉर इंस्टेंस ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, तो अच्छा आई केम फैजान, इसमें फैजान बेटा, इसमें ना जो आपका जो जो सब्जेक्ट भी है पॉलिटिकल साइंस, और भी दोस्त हैं जो पब्लिक पॉलिसी से लॉ से जो जो डील करते हैं। असल में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। क्या क्या लॉ सोसाइटी को ड्राइव करता है कि जी हम इस पे इतना फोकस करें? मेरा मेरा पॉइंट ये है इसमें
कि क्या ये मिसप्लेस्ड फोकस नहीं है कि आपने कर लिया, आपने पॉलिसी भी बना ली, आपने कानून भी बना लिया, और आप खुद ये बता रहे हो कि रिपोर्ट ये है कि अब्यूज खत्म नहीं हुआ। भाई लॉ का एक पर्पस होता है ना, किसी भी लॉ। पर ठीक है, आपने लॉ मेकिंग तो कर ली। तो इसी तरह से हम तो जो जनरल एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखते हैं कि पाकिस्तान में मसला लॉज की एब्सेंस का नहीं है कि लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, मसला एनफोर्समेंट का है। और और भी बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब्यूजेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ वो कंटिन्यू करती हैं, और लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लॉज रेलेवेंट नहीं है, लॉज उसको ड्राइव नहीं कर रहे। मैं इसको थोड़ा सा वो फिलोसॉफिकल लेवल पे ये पॉइंट सर बना आई रहा हूं गॉट यू, कि आई गॉट लॉ यू। एक्चुअली एक्चुअली लॉज सोसाइटी को ड्राइव नहीं कर रहे होते, उसको कोई और चीज ड्राइव करती है जिसके बारे में हमें वी हैव नो आइडिया। मतलब इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल बहुत से सवाल आ गए, हम उनकी तरफ चलते हैं, फिर ये बात तो चलती रहेगी। नदीम साहब जी, नदीम और फिर मायदा जी। जी नदीम। अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस वक्त सोशल मीडिया और पब्लिक पॉलिसी के वजह से बात कर रहे हैं। तो फैजान ने कहा कि मतलब जब 2004 में ऑनर किलिंग से रिलेटेड जो बिल पास हुआ था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तो इस उस वक्त तो शायद सोशल मीडिया का इतना यूज भी नहीं था और ये सब चीज़ें नहीं थी, ट्विटर वगैरह और इन चीज़ों के हैशटैग्स वगैरह, और लोगों की आवाज़ भी शायद उस वक्त इतनी सोशल मीडिया पे नहीं थी। इसका मतलब है कि मतलब जो अभी लॉस बन रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया के बेसिस पे बन रहे हैं या वैसे नीड बेसिस पे बनाए जा रहे हैं? मतलब स्टेट पॉलिसी में 2004 तो में सोशल मीडिया की यूज से स्टेट पॉलिसी में तो कोई फर्क नहीं आया। मैंने आपको बताया कि 2004 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऑनर किलिंग को एज एन इलेजिटिमेट, एज एन इलीगल प्रैक्टिस फॉर्मली इनकॉर्पोरेट किया था। 2016 में जब आप देखें, दो केस स्टडीज होती है, जीनत बीबी की और कंदील बलूच दोनों की, तो उसमें मोबिलाइजेशन है। देखें फिर इस चीज को इतना क्यों टाइम लगा कि 12 साल लग गए हमने उस चीज को क्राइम कंसीडर करने में, उस चीज की पनिशमेंट उसको एलोकेट करने में हमें 12 साल क्यों लगे? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस तो था। आप देखें जो ये लॉ पास हुआ 2016 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ये कंदील बलोच के केस के बाद 3 महीने के अंदर अंदर पास हुआ। तो इट डिड हैव एन इम्पैक्ट। इसमें ट्वीट्स हैं, इसमें जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स हैं, इसमें ऑपोजिशन मैन, ऑपोजिशन लीडर की ट्वीट्स हैं, इसमें ऐसे जर्नलिस्ट की ट्वीट्स हैं जिनकी मैस फॉलोइंग है, इसमें काफी प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, तब जाके उन्होंने ये जो नवाज शरीफ ने उस वक्त गेस पास किया था, ये बिल लाइव टेलीकास्ट हुआ था टीवी पे। सो देयर वाज डेफिनेटली मोबिलाइजेशन, देयर वाज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। जी मायदा। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फैजान फॉर सच अ गुड सेशन। और इसमें आई हैव वन पॉइंट टू ऐड, जिसमें हम पहले आपने भी जो पॉइंट मेंशन किया, अंकल शाहिद ने भी, कि इट्स मोर देन लॉज। क्योंकि जब हम डिलिबरेट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आई आई डोंट हैव सच डीप अंडरस्टैंडिंग, पर उसमें क्या होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए कुछ गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स होना, Yeah. या आपकी सोशल डाइवर्सिटी ट्रूली रिफ्लेक्ट होगी प्रोसेस में, तो ये एक इफेक्टिव प्रोसेस बन सकता है। या फिर आप कॉन्शियसली सारे आर्ग्यूमेंट्स को वे करते हैं। तो मोर देन लॉ मेकिंग, आई थिंक this is my understanding that these could be the root causes for why such practices cannot be actually as effective as they're set to be। क्योंकि हमारे जो participants हैं, जो इस डेमोक्रेसी का पार्ट बनेंगे, डिलिबरेट डेमोक्रेसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें वो उतने इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स शायद नहीं है, या उतना कॉन्शियसली वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को वे ही नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली आई हैव टू आस्क कि जिसमें हम लॉ मेकिंग की बात करते हैं, या इफेक्टिवनेस ऑफ दोज लॉज दैट आर बीइंग मेड, उसमें अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हमारे बहुत डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं, या बहुत एक पावर जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। दे आर नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ डेवलप्ड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी वेयर सच प्रैक्टिसेस हैव बीन देयर फॉर अ हंड्रेड ऑफ ईयर्स। तो in such cases, with these challenges in a country like Pakistan, how do we use social media more effectively? जहाँ इतने हमारे डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं, पावर स्ट्रक्चर्स हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू।
आपके क्वेश्चन की तरह मैं सर शाहिद के जो क्वेश्चन था उसी की तरह बिल्डअप करके आऊंगा। सर ये बात आपकी ठीक है कि हमने लॉ मेकिंग कर ली, लेकिन हमारी सोसाइटी से ऐसे क्राइम फिर भी कम नहीं हुए। इसकी एक वजह है, नंबर वन, ऐसे जो टॉपिक्स है ना, ये अभी भी हमारी सोसाइटी में ये टैबूज टॉपिक है जिनके ऊपर बात नहीं हो जाती। फॉर इंस्टेंस सेक्स से रिलेटेड, जो मैं आपको बात कह रहा था कि व्हेन आई वाज डिगिंग आउट, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी। हमारा नेक्स्ट कंट्री इंडिया है। अब इंडिया में देखें, मैंने देखी वीडियो कि जहां पे आमिर खान, उनका जो मोस्ट बड़ा सेलिब्रिटी है, वो एक बच्चों को जो जिनकी एज 3-4 साल से लेके 10 साल से नीचे है, एंड इट वाज टेलीकास्टेड लाइव ऑन टीवी, वो इसी वजह से रखा गया था कि उनको एजुकेट करे, कि अवेयरनेस करे कि फॉर इंस्टेंस व्हाट इज अ गुड हैंड ऑन योर बॉडी एंड व्हाट इज अ बैड हैंड ऑन योर बॉडी। एंड और ये बात है ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी। कहने का मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बातों को, अभी देखिए फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में हैरेसमेंट की केसेस या रेप की केसेस इतने ज्यादा रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज जो ब्लेम आता है वो कल्प्रिट की तरफ नहीं जाता, वो विक्टिम की तरफ जाता है। तो अभी भी हम विक्टिमाइज करते हैं कि जो कि अगर कोई विसल ब्लो कर भी देता है कि फॉर इंस्टेंस दिस थिंग हैपेंड, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको एक लीगली प्रोसिक्यूट करें उस केस को, हम उसको लेबल कर देते हैं कि इसकी गलती होगी। तो इसमें हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, वी नीड टू एड्रेस दिस। और वो उनका एड्रेसल कब होगा? उनका एड्रेसल थ्रू एजुकेशन होगा, उसका एड्रेसल होगा थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स बाय द स्टेट। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हो सकती हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन्स भी हो सकती हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कर सकती है, वो ये सारे कर सकते हैं। ये तो स्ट्रक्चरल टेबूज, आई टोटली एग्री कि हमने लॉ मेकिंग तो कर लिया है, लेकिन ये सोसाइटी लेवल पे तभी कम होंगे कि जब पाकिस्तान की सोसाइटी में जनरली एक अवेयरनेस होगी, जब सोसाइटी से खुद आवाज आएगी कि देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, दिस टर्म इज इटसेल्फ इज रॉन्ग। ये तो इस्लाम में भी है कि फॉर इंस्टेंस के अगर आपकी समवन अपने बच्चों की वजह से सेल्फ स्टीम कॉम्प्रोमाइज होती है और आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपके दे आर टेकिंग सम एक्सट्रीम मेजर्स, तो आप उनको कर्टेल करें, आप उनको समझाएं। लेकिन आप समझते हैं कि दे आर टोटली आउट ऑफ हैंड और वो दे आर क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एथिक्स की, मोरालिटी की, रिलीजन की, देन सिंपल प्रोसेस इज यू डिसऑन देम, आप उनको आह कर देते हैं इंस्टेड ऑफ ऑनर किलिंग देम। तो जब तक ये जेन्युइनली सोसाइटी में अवेयरनेस कैंपेन हम नहीं इनिशिएट करेंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको एक नरेट किया कि इंडिया में जैसे उन्होंने लाइव टीवी पे टेलीकास्ट किया, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? कि अगर सीरियस हो जाए इस केस में कि पाकिस्तान में इतने केसेस हैं, सो लेट्स प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन जेन्युइनली। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। पंजाब का एक लॉ है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिकली, पंजाब में कोर्ट्स हैं इसके। लेकिन इस चीज को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी है। जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लाइक पैट्रियार्की, ये सोशल टैबूज, इनको एड्रेस करना पड़ेगा। मेंटालिटी वो ओवर द इयर्स ये होगी, लेकिन फर्स्ट थिंग आई अप्रिशिएट कि मतलब स्टेट एटलीस्ट दे कंसीडर दीज टू थिंग्स। हाँ ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन फैजान अगेन बात ये है कि ठीक है, इंडिया की आप एग्जांपल एक दे रहे हैं वो कैंपेन की, क्या इंडिया में ये मसला नहीं है या इससे कुछ वो जो रेशो है उसकी कम हो गई है इस कैंपेन की वजह से, इस अवेयरनेस की वजह से? तो नो सर, नो सर, हाँ, इंडिया इज स्टिल मतलब द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स होते हैं। मैं अभी इत्तेफाक से एक फॉरेन टूरिस्ट का मैं देख रहा था उसकी वीडियो, जो उसने इंडिया को भी विजिट किया, पाकिस्तान को भी किया, तो उसकी एक बड़ी ऑब्जर्वेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उसने कहा कि मैं कंपैरिजन इस तरह से करती हूँ कि इंडिया में आई नेवर फेल्ट सेफ माई सेल्फ, लेकिन पाकिस्तान में मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर जो है वो ट्रैवलर है जिसने काफ़ी मुल्कों को विजिट किया। तो मतलब ये एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो उसने मतलब एक ट्रैवलर है जो इंटरनेशनल उसकी तरफ से, तो इससे अंदाज़ा होता है कि भी प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी है। तो मैं अगेन उस पे जो है ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि यार हमारे यहाँ मिसप्लेस्ड जो है ना एम्फिसिस है लॉ मेकिंग पे। मसला लॉ मेकिंग का नहीं है, मैं वो इम्पोर्टेंट है जो आप कह रहे हो ना कि भी
एक क्राइम को क्राइम कहना लीगल फ्रेमवर्क में इट्स रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन लाइज समवेयर एल्स, जिसका शायद हमें नहीं पता। मुझे फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि व्हाट इज रॉन्ग विद अस। देखिए, इससे आप निकल आए, यहां पे टैबूज हैं, बाकी चीजें हैं। भाई आप अगर सीधी इस बात पे आ जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस है ना हमारा, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ट्रेडिशन कितना अच्छा या बुरा है, हम सब देख सकते हैं कि वो क्या है। Sure. बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, मतलब यार हम क्या करेंगे, मतलब हाउ टू गवर्न आवरसेल्व्स, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या इस पे जो जो हमने लिखा, जिस पे हमने इत्तेफाक किया, क्या हम इसको मानते हैं? Sure. मतलब मैं कोई स्पेसिफिक, ये सब चीजें सब लोगों के सामने है। तो मुझे फिर ये बहुत ही एक सेकेंडरी सी बात लगती है कि एक क्राइम पे लॉ मेकिंग हुई, और इसको हम क्या बड़ी सक्सेस के तौर पे देखें या ना देखें, क्या करें? मतलब आई एम जस्ट क्लूलेस ऑन दिस सब्जेक्ट। जी जफर साहब कुछ पूछना चाह रहे? जी जफर साहब। जी सर, मैं मेरा अभी जो रिसेंट आपने कमेंट किया ना, इस पे मेरा एक ध्यान एक तरफ गया कि ये जो जो फैजान ने बातें की हैं, इसमें दो केस स्टडीज ली गई ना। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखा जाए, होलिस्टिक व्यू लिया जाए या और डाटा कलेक्ट किया जाए, तो हम अगर ये तलाश कर सकें कि इसकी एथनिक डायमेंशन क्या होती है, कि जो लोग ऐसा करते हैं वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ये वाले केसेस ज़्यादा मिलेंगे। आपने वो जो ट्रैवलर्स थी उनकी बात की, तो ये जो केपीके वाली साइड है या नॉर्दर्न एरिया है, आप भी वहाँ पे फिरे हैं, वहाँ पे टोटली डिफरेंट कल्चर है। और अगर माउंटेन्स पे आप चले जाएं तो वहाँ पे तो आपको काफ़ी दूर दूर तक कोई यानी कि सिंगल आदमी भी नहीं मिलता ना। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जो जैसे लाहौर है, रावलपिंडी, कराची, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम थोड़ा सा पिन पॉइंट कर सकेंगे कि इसका जो 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 रिलेशनशिप बन रहा है वो उसकी एथनिक या उसकी लिंग्विस्टिक जो है ना वो डायमेंशन कौन सी हो सकती है। इस पे फैजान थोड़ा कमेंट कर। अच्छा, इस पे थोड़ा सा मैं अगर जफर साहब एक कमेंट करूं, देखिए जहां तक तो रिसर्च की बात है ना, हम उस पे नहीं जाए, वो तो ठीक है, वो तो हो गई, आपने दो केसेस लिए, आपने वो कर ली, वो तो ठीक है, वो एक साइड पे है। आप तो एक ब्रॉडर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इशू है, या लॉ की फॉर्मुलेशन जो है वो फंडामेंटल इशू है। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ बेसिकली? जी फैजान, इस पे आप जो भी कमेंट करना चाहे, आप टू यू जी। सर इसमें ये है कि देखिए ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स इनकी दे वेरी फ्रॉम केस टू केस, दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, दे वेरी फ्रॉम एथनिसिटी। कुछ एथनिसिटीज ऑफ कोर्स आपकी कंजर्वेटिव हैं, कुछ इतनी ज्यादा, जैसे सिंधी फॉर इंस्टेंस, अगर लेट्स से कि इतना कंजर्वेटिज्म वहां पे नहीं है। इसी तरह कुछ लोग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कुछ इसको अपने कोड ऑफ कंडक्ट से देखते हैं। अब फॉर इंस्टेंस, अब मैं इस पे ऑनर किलिंग पे जब डिग आउट कर रहा था, आई कैम अनदर वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। वो आपको पता होगा 2010-11 की बात है, या 8-10। 4 लड़कियों की ऑनर किलिंग होती है कोहिस्तान में। अब देखिए उनकी ऑनर किलिंग की क्या वजह बनी, एंड दैट वाज टोटली ब्रूटल, एंड दैट वाज नॉट सिंपली रिस्ट्रिक्टेड टू द 4 गर्ल्स। उसमें यह है कि उस वक्त नया नया, आई थिंक 2008 की बात है, ये आपका टच मोबाइल स्मार्टफोन आया था, और वो कोहिस्तान रीजन ये एनडब्ल्यूएफ में आता है, जस्ट बिफोर गिलगित बल्तिस्तान। और ये जो जो है हमारा केपीके, उसमें भी बैकवर्ड 3 एरिया है कोहिस्तान। वहां पे सिंपल एक वीडियो वायरल होती है, उस वक्त नया नया सोशल, और बड़े एक आपको अगर वीडियो भी देखे ना यूट्यूब पे, बड़ी ब्लर सी मिलेगी। इसका मतलब है कि बड़ा कोई नॉर्मल सा मोबाइल है, क्योंकि उस वक्त नया नया इस तरह था। उसमें सिंपल 2 बॉयज, देयर वर 2 मैन, एक वीडियो बना रहा था और एक जो है वो रक्स कर रहा था अपने ट्रेडिशनल गाने पे। और रूम में 4 ख्वातीन बैठी थी, एंड दे वर ऑल हैविंग शॉल्स ऑन देयर हेड, सिर्फ उनका फेस रिवील होता है, दे वर जस्ट क्लैपिंग, एंड दिस वीडियो वेंट वायरल। और गांव के जो उनका था बड़ा, उसने फतवा दे दिया कि दे आर ऑल लायबल टू बी किल्ड ऑन द बेसिस, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ जो भी उनकी इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस थी, ये अपने कल्चर थी।
कि दे आर लायबल टू, क्या मतलब वो मंजरें यहाँ पे क्यों आई हैं, इन सेंस जस्ट ऑन कैमरा क्यों आई हैं। अब देखिए ये चीज वेरी करती है। अब इक्वली उसने फतवा दे दिया कि ना सिर्फ इन लड़कियों की किलिंग होगी, बल्कि जो मर्द इन्वॉल्व है जिन्होंने फॉर इंस्टेंस उनकी इज्जत सामने की है, उनको भी कत्ल किया जाएगा। और उस फैमिली, उस वो 6 भाई जो है वो मारे गए। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट, इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व हुई, जुडिशियल कमीशन भी बने, टीम्स गई, हेलीकॉप्टर पे गई, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने टीम बनाई। लेकिन एरिया ऐसा था, वहां पे आउटरीच एक्सेस इतनी नहीं थी, लोग नहीं थे मान रहे, बहुत से उन्होंने खुद इन्वॉल्व कई। कहने का मतलब यह है कि ये रीजन टू रीजन भी वेरी करता है, ये आपकी एक्सपोजर से वेरी करता है, आपकी एथनिसिटी से भी वेरी करता है। ये जो केसेस हैं आपकी कंजर्वेटिज्म से वेरी करता है। अब अर्बन सेंटर में फॉर इंस्टेंस शायद जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है टू लिव टुगेदर, शायद वहां पे इतनी चीज प्रोमिनेंट नहीं है। अब ये जैसे हम ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठे हैं, यहाँ पे कुछ ख्वातीन ने पर्दा रखा है, कुछ ने नहीं रखा। अब फॉर इंस्टेंस यही कोहिस्तान में होता, उनके नजदीक पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। सो ठीक इट वेरीज। ठीक जी लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन की बजाय कमेंट ज़्यादा है कि हमारे पास जो कंदील ब्लोच का केस होता है वो होता है 2014 के 16 के अंदर। और उसके बाद मतलब मेरे मतलब आई वाज इन मैट्रिक देन, और मैंने उसको देखा है, मतलब अपने शौर के अंदर उस सारे केस को देखा है कि जो मीडिया में आ रहा था और जो पब्लिक पर्सपेक्टिव था। उसके बाद उस पर ड्रामा बनता है 2018 के अंदर। और उसके बाद जो पब्लिक जो ओपिनियन था वो बहुत हद तक चेंज हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एक पब्लिक ओपिनियन था वो किसी लॉ एंड लेजिस्लेशन की बजाय चेंज हुआ। वो एक उसको जब एक प्लेटफॉर्म मिला और जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया प्रॉपर बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो वो किसी लॉ एंड लेजिस्लेशन की बजाय वो एक प्लेटफॉर्म उसको जो इंडस्ट्री का मिला, फिल्म इंडस्ट्री का, उसकी वजह से हुआ। उसके अलावा जो अभी बात हो रही थी कि ऐसा नहीं कि फलां रीजन में केस होते हैं या फलां में नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ कम होते हैं उसके मुकाबले में दूसरे एरिया में ज्यादा होते हैं। कहाँ अपीयर ज्यादा होते हैं, कहाँ रिपोर्ट ज्यादा होते हैं, दैट मैटर्स। अब जैसे पंजाब में केस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, वहाँ मतलब कंपैरेटिवली, सारे नहीं होते वो भी हमें पता है कि बहुत कम रेशियो है, कंपैरेटिवली ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। यही होते वहां पर भी ज्यादा ही है, सिंध में या हमारे पहाड़ी इलाकों में घरों के अंदर इक्वली रेशियो है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। बात है रिपोर्ट कितनी होती है, उनको एड्रेस किया कितना किया जाता है, और उनको डील किस तरह किया जाता है। अब हम तो ठीक ये भी देखते हैं हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो केसेस हैं, अगर हम रिपोर्ट भी करने जाएं तो आगे क्या क्या होता है। इवन पहले तो सबसे अपने आप को मनाना, फिर घर वालों को मनाना, सोसाइटी, और फिर बाद में पुलिस स्टेशन, कहाँ कहाँ पे। और इन सब थाने कचहरियों के चक्कर से बचने के लिए जो केस रिपोर्ट नहीं होते उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जाता। फिर यहाँ रेशो आ जाती है कि फलां एरिया में ज्यादा हो रहा है या फलां एरिया में कम हो रहा है। तो बस मेरा ये कमेंट था। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जी जी डॉक्टर आहद। जी डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सर कंग्रेचुलेशंस, आपका कमेंट या मैसेज बड़ा खूबसूरत था कि मेरा स्टूडेंट बात करने जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये बहुत खास बात लगती है, हमेशा स्पेशल लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स किसी फोरम पे बात करें और खुशी होती है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। और बहुत ऑब्वियसली शुक्रिया। थैंक यू बहुत थैंक यू। फिजान साहब ने बहुत खूबसूरती से बातें की, लेकिन मैं क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मैं उसी हवाले से जनरली बात करती हूँ, तो फिजान साहब मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि ऑनर किलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और ये जो रेप है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इन दोनों चीजों में वो क्या मैट्रिक्स थे कि आपने इन दोनों को एक साथ हैंडल कर लिया? इन दोनों को एक साथ हैंडल करने में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, एक चीज। और दूसरा, आपने बैलेंस आउट कैसे किया? क्योंकि मुझे ये समझ आती है कि ऑनर किलिंग के पीछे तो माइंडसेट और पूरा वो जो सोशल बर्डन एंड ऑल दैट वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पर्टिकुलरली जैनब केस तो एक वो पीडोफाइल और वो एक पूरा अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ एक चीज थी, सानिया बड़ा था। लेकिन हाँ, ये दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं, तो दोनों को आपने बैलेंस आउट कैसे किया? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेरी जी इंटरेस्टिंग जी क्वेश्चन। फैजान। अच्छा, इसमें मैम मेरा ये था कि although I totally agree these two are totally two different social phenomena, rape on one hand and honor killing on the other,
मैं इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इंटर नहीं हुआ कि फॉर इंस्टेंस मैंने डिग आउट करना है कि ऑनर किलिंग क्यों होती है, इसके नुआंसेस क्या हैं, डीप शेड्स, या इसको एड्रेस किया कैसे जा सकता है, और सेम गोज विद द रेन। सिंपल आई जो मेरा थीसिस का टाइटल था कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में फॉर इंस्टेंस जिनमें लेजिस्लेशन पास हो गई, ये कैसे पास हुई, मोबिलाइजेशन कैसे हुई, मोबिलाइजेशन कितनी इफेक्टिव थी, कितनी इफेक्टिव नहीं थी, किन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा हुई। यही बात है। मुझे फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि आपने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं किए, हैंडलिंग का क्वेश्चन आपने पूछा, ये आपको रिसर्च को पता है कि डाटा हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरी ट्वीट्स गैदर करनी बहुत मुश्किल हो गई थी, उन ट्वीट्स को टेक्सचुअल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर ट्विटर। इसी तरह कुछ किसी ने कहा कि कुछ दो ही केस स्टडीज हैं, आप केस स्टडीज क्यों नहीं और ले सकते थे। फॉर इंस्टेंस मेरा इनिशियल प्रपोजल था कि जैनब अंसारी का, कंदील बलोच का, प्लस नूर मुकद्दम का भी, उसका भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन वो केस स्टडीज बहुत ज्यादा होने चाहिए थी उनको इनकॉर्पोरेट। हर आपको पता है केस स्टडी से रिलेटेड आपको फिर लिटरेचर गो थ्रू करना पड़ता है, फिर आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है उसका, और प्लस उसमें यह भी था कि नूर मुकद्दम का जो केस था दैट वाज इन द पाइपलाइन, अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ, इट इज स्टिल इन द कोर्ट। तो मैंने इन दो केस स्टडीज को ऐसे पर्सपेक्ट किया है कि मैं इनकी बहुत जो है इंट्री केसेस में नहीं गया कि ऑनर किलिंग को मैं एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको कैसे एड्रेस करूं, या रेप केसेस के मैं कैसे इसकी इंट्री केसेस को एड्रेस करूं, और आई कम टू द कंक्लूजन माय फाइंडिंग्स में फिर रिसर्च को अपनी पुट फॉरवर्ड करूं। आई सिंपली वेंट कि मतलब कैसे सोशल मीडिया पे ये दो केस स्टडीज हुए जिसने दे शूक द कंट्री और वहां पे मोबिलाइजेशन हुई। अगर आप फॉर इंस्टेंस जैनब अंसारी के केस देखेंगे, जैसे हमारे में कहते हैं बात हो रही है कि लॉ तो पास हो गया लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव या लोगों का रवैया चेंज नहीं हुआ। आप देखें कि कसूर में जब ये केस हुआ तो वहां पे कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, कितनी स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशंस, कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आई फ्रॉम द जनरल पब्लिक कि आप कल्प्रिट को पकड़ें। आपको पता है बड़ी मुश्किलों से पंजाब गवर्नमेंट ने कल्प्रिट पकड़ा था, पंजाब गवर्नमेंट को फायर खोलने पड़ गए थे जब इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। सो जहां पे हमारी चीज ये ऐसी चीजें हमारे माशरे में रैम्पेंट है, लेकिन ऐसी जगह पे लोग भी उठ के आते हैं, मतलब दे डिमांड क्या बहुत हो गया, ऐसे केसेस को एड्रेस किया जाए। ठीक। तो फैजान, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है अभी सवाल लाइबा दोबारा शायद हैंड रेज कर रही थी। लाइबा आपने दोबारा, अच्छा नहीं है तो सवाल अब लगता है कोई नहीं है। तो किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन अगर है तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। नहीं है कोई। अच्छा, मेरे लिए वो डॉक्टर साहबा ने जो बात की, मेरे लिए इसमें खुशी की बात यही थी कि भाई फैज़ान वाज माय स्टूडेंट एट असगर माल कॉलेज बीए में, और क्लास में शायद ये दो स्टूडेंट थे, एक फैज़ान था और एक शरीफ गालिबन कोयटा से। फैज़ान याद है? शरीफ जो था वो, आजकल कुछ मुझे शिकायतें स्टूडेंट्स की आती हैं कि जी हमारे टीचर जो हैं बड़े खड़ूस हैं, वो क्लास में ना जाने की वजह से उसको अपनी हद तक समझते हैं, या वो ये चैलेंज समझते हैं कि मैंने क्यों बता दिया जो शायद उनको नहीं पता था, मतलब स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव। तो मुझे याद है कि शरीफ जो है वो हॉस्टल में सोया रहता था। फिजान, याद है आपको? सर लेकिन शरीफ जो है वो जब भी टेस्ट होता था तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। इसलिए मैंने आई नेवर माइंड इट कि भाई शरीफ नहीं आ रहा और वो क्लास को अहमियत नहीं दे रहा, तो इट वाज ओके फॉर मी। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे है, किसी ने शायद बोला था कि वो कहीं पढ़ा रहा, तो होपफुली अच्छा ही पढ़ा रहा होगा। तो दूसरा स्टूडेंट जो था वो फैज़ान था। फैज़ान आजकल इपड़ी में रिसर्च फेलो, मैं समझ रहा था रिसर्च ऑफिसर, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो फैज़ान डिबेटर था एट दैट टाइम भी, इसके प्राइज वगैरह आते रहते थे और कॉलेज में सेलिब्रेशंस होती थी। और फैज़ान ने जो इसका जो आज डिलीवरी थी, उसको जो कॉन्फिडेंस था वो ज़बरदस्त था। बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, उसकी रिसर्च जस्टिफाइड है, उसने अपना काम किया, ठीक है, इट्स ओके। बाकी ये वाले एतराज जो है ना, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे दोस्त हैं सारे, बिल्कुल बजा है आप जो भी कहें, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यार जिस बंदे ने जो काम किया है, हाँ, उस पे बात हमें करनी चाहिए
कि आपने ये काम किया इसमें, जैसे डॉक्टर साहबा का क्वेश्चन था, जैसे कुछ और क्वेश्चन भी थे। लेकिन जब हम थोड़ी सी ये तासुर बनता है ना कि आपने ये क्यों नहीं किया, मतलब जो मेरे जहन में है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसप्लेस सा होता है। ये हमारे एक डॉक्टर साहबा आई थी हिस्ट्री पे, उनके साथ भी एक महान डॉक्टर साहब थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो तो लड़ पड़े थे कि डॉक्टर साहबा आपने क्या काम किया, आपने तो बिल्कुल ही फजूल वक्त ज़ाया किया, आपको इस पे काम करना चाहिए था, जो मेरा आइडिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा शायद एक फैलेसी है। तो बाकी काम तो मेथोडोलॉजी के एतबार से आपने जो लिया, उसमें केस स्टडी जो ली उसमें वो हो ही जाता है, वो तो एक रिक्वायरमेंट है आपकी डिग्री की, वो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो क्वेश्चंस है ना, मतलब रिसर्च का एक ओवरऑल भी तो पर्पस है ना कि आप जानने की हम कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस प्रोसेस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ और आपकी ऑब्जर्वेशन से ही हुआ कि भाई ये सारा कुछ हो गया, एक्टिविज्म भी हो गया, कानून भी बन गया, रिसर्च भी होगी, डिग्री भी होगी, वंडरफुल एवरीथिंग। लेकिन मसला वहीं का वहीं है। जो मसला वहीं का वहीं है, उसका क्या करना है भाई? अब सोशल साइंटिस्ट जो है, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा इस पे परेशान होना चाहिए कि अगर सोशल साइंस रिसर्च पीछे है, प्रॉब्लम आगे है और प्रॉब्लम कंटिन्यूड है, तो फिर भाई गैप कहाँ पे है ना? मेरा मेरा ये, मैं इस सवाल पे, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सवाल है, हो सकता है मतलब इतना मुनासिब ना हो, टेंटेटिवली यही थॉट्स हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा अगर कोई भी दोस्त इस पे कमेंट करना चाहे, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर राहत हैं और तारिक साहब हैं और बिलाल साहब हैं और भी जो भी बाकी जो दोस्त मौजूद हैं। तो ये मेरी तरफ से यही कुछ, बाकी अगर कोई कमेंट करना चाहे तो सर मैं कुछ जी 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 डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। तो लाइक पिछले दिनों हम लोग इलेक्शंस पे कुछ डिबेट्स कर रहे थे, तो उसमें भी सवाल यही था कि भाई लॉज भी बन रहे हैं, बाकी भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन रिगिंग का क्वेश्चन वहीं का वहीं है। और यहाँ बिल्कुल पे ठीक। भी समहाउ लॉज भी बने, एक्टिविज्म हम्म, भी हुआ। हम्म, फिर मुझे ये लगता है कि जो मसले का हल है जी। वो शायद अभी बीच में बात भी हुई, एक तो ये कि कानून बनने और इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है, और उस गैप के साथ हमारा जो एक सिस्टम का इशू है वो हम्म, है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन उन सारी चीज़ों से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शायद वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें अपनी खवातीन को इन पर्टिकुलर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन दो तरीकों से, एक तो ये कि अगर कोई खातून कहे कि जी मुझे कुछ कराटे वगैरह सीखना है, तो कहते हैं नहीं फिर तुम खूबसूरत नहीं रहोगी। तो एक वो खूबसूरती से ठीक, लड़कियों को निकालें और उनको स्ट्रेंथन करें। बिल्कुल और ठीक। दूसरा सेम जो खवातीन में इनसिक्योरिटीज हैं हम्म, उनको रिमूव की जरूरत है। वो वक्त के साथ हम्म, होंगी, वक्त लगेगा, लेकिन जब एक खातून खुद सिक्योर होगी तो वो अपने बेटे को भी वो चीजें सिखाएगी कि जिसमें बुनियादी चीज औरत का एहतराम है। वो एक ऐसी चीज है जो शायद माशरे को बेहतरी की तरफ ला सकती है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स या लॉज का बनना, एक्टिविज्म, हम्म, वो ये जो पंजाब कॉलेज वाली एपिसोड हुई है, अभी तक हम हम्म, सब परेशान हैं कि हुआ क्या और हम्म, बाद में क्या हो रहा था और किसने उससे क्या मकासद हासिल किए। तो बिल्कुल ठीक। एक्टिविज्म तो बड़ा डेंजरस भी हो ऐसे ही जाता है, है बिल्कुल ये सही। लिए। तो समहाउ बहुत सारा काम है जो करने की जरूरत है, और उसमें हम्म। वक्त भी लगेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी माहिदा। जी जैसे आई विल ऐड टू द सेम पॉइंट, जैसे मिस राहत इज मेकिंग दिस पॉइंट कि ये एक लेवल पे काम नहीं है, बहुत सारे लेवल पे काम है। जैसे रिसेंटली मैं एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रही थी, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं सब टर्मिनल से गुजरी, और उसमें से सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिस्कम्फर्ट जो था वो जहाँ पर पाकिस्तानी फ्लाइट्स थी ना, उस गेट पे रुकना था। और मैं फिर उसके बाद अपनी बहन आयदा के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो हमने काफ़ी पूरा फ्लाइट ही ना इसी चीज़ की डिस्कशन में गुजारा कि क्या इशू है, मतलब जेंडर इशू तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी भी अमूमन तो वी आर अज्यूमिंग दे आर द सेम जेंडर, तो वहां तो उन गेट्स पे वो इशू नहीं हमें आया। तो उसका हम्म, आपने
तो जब अंडरस्टैंडिंग किया तो हमने रियलाइज किया कि ये सोसाइटल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है। जैसे कि अब हमारी फ्री मिक्सिंग दोनों जेंडर्स की बाजारों में होती है, शादियों पे होती है, सब उन जगहों पे होती है जहां पर रिलीजियसली या सोशली होनी चाहिए, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, कॉलेजेस में, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब वी कम अक्रॉस एन ऑपोजिट जेंडर इन अ सेटिंग जो कि इतनी फॉर्मल या इतनी जिसका डेकोरम मेंटेन नहीं हम कर सकते, क्लासरूम का कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का हो सकता है, बाकी जगहों पे जब हम मिलते हैं तो हमें वो सोशल एथिक्स शायद हमारे अंदर है ही नहीं, या हम डेवलप उन्हें उस तरह से कर नहीं पाए कि हमें एथिकली समझ आए कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो कम है। जबकि बाकी सोसाइटीज में ये जो गैदरिंग है, इस्लामिक सोसाइटीज की अगर पर्टिकुलरली बात करूं, सऊदीया, दुबई, तो स्कूल्स वगैरह में फ्री मिक्सिंग होती है और शादियों पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो उनका एक ऑपोजिट जेंडर का रिस्पेक्ट या सेंस या एबिलिटी टू बी अराउंड एन ऑपोजिट जेंडर शायद उन लोगों का ज्यादा डेवलप हो जाता है इन कंपैरिजन टू आवर सोसाइटी, जहाँ हमारी फ्री मिक्सिंग थोड़ी कंफ्यूज्ड है इन टर्म्स ऑफ कहाँ होनी चाहिए और ठीक। बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं एट मेनी लेवल जिनको एड्रेस करने से शायद हम ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स ओवरकम कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो लाइबा कुछ कहना चाह रही हैं? सिर्फ एप्रिसिएशन है, ठीक। अच्छा लाइबा, आपका लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था, जो ऑब्जर्वेशन थी, वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, मैंने आपको फीडबैक भी दिया था। वो मुझे लगता है कि एड्रेस प्रॉपरली नहीं हुआ। आपने जो कहा था कि स्ट्रेंजर्स के साथ सच अफोर्ड हम आसानी से कर सकते हैं, तो झूठ की जरूरत ही अपने करीबी रिश्तों में पेश आती है। यही था लाइबा? जी ऐसे ही था ना? सर, वही बात हो रही थी ना कि हमें करना चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से पुरखुलूस रहना चाहिए। तो आई वाज सेइंग कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतना